हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस कर रहे हैं एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। इसको हम आरएलसी सीरीज सर्किट भी कहते हैं। इसमें हमने क्या ले लिया, एसी सप्लाई के साथ रेजिस्टेंस को, इंडक्टर को और कैपेसिटर को, तीनों को सीरीज़ में ज्वाइन कर दिया। अब हम यहाँ पर फिर से देखना चाहते हैं कि करंट और वोल्टेज में कितना फेज डिफरेंस है, क्या रिलेशनशिप आएगा। तो हमने करंट को रिप्रेजेंट कर लिया अल्टरनेटिंग फॉर्म में, दैट मीन्स साइनोसॉइडल फॉर्म में, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। अब आपको पता है कि जब भी हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो करंट फ्लो करता है। करंट फ्लो करेगा तो सभी पार्ट्स के अलोंग अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। आर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हमने वी आर कह दिया, एल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको वी एल कह दिया, और सी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हमने वी सी कह दिया। ये पार्ट बाय पार्ट हम सब डिस्कस कर चुके हैं कि जब हमने रेजिस्टेंस लिया था तो करंट और वोल्टेज सेम फेज में थे, तो हमने इस पैरेलल शो कर दिया, मतलब इनका फेज डिफरेंस 0 है। जब हमने इंडक्टर का केस लिया था तो हमने देखा था कि जो वोल्टेज है वो करंट से 90 फेज से आगे चल रही है, तो वो छोटा सा हमने यहाँ पर अपने रिमाइंडर के लिए बना दिया कि वोल्टेज करंट से आगे चल रही है। और कैपेसिटर के केस में क्या था, करंट वोल्टेज से आगे चल रहा था, कितने एंगल से, 90। तो ये तीनों चीज़ें हमने यहाँ पर डायग्राम में शो कर दी। ये हमारा सर्किट डायग्राम है। तो यहाँ पर आर के क्रॉस जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा उसको हमने वी आर कह दिया। आपको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर क्या होता है, करंट इनटू रेजिस्टेंस। करंट कितना है, आई नॉट, रेजिस्टेंस है आर। तो ये हो गया हमारा मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। ये हमने फेजर डायग्राम पे शो करना है, इसलिए मैंने करंट को और वोल्टेज को एज अ वेक्टर ट्रीट किया। और ये जो वेक्टर है वी आर वेक्टर, वो हमने यहाँ पर डायग्राम में ओ ए से शो किया। ये मैंने वाई एक्सिस ले ली, ये एक्स एक्सिस ले ली। ये हमारा आर एल सी सीरीज सर्किट का फेजर डायग्राम है जिसमें हमने ओ ए के साइड क्या शो किया, वी आर। अब मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस वी एल आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, यहाँ पर तो आई नॉट रहेगा, लेकिन आर के स्थान पे अब क्या आ जाएगा, एक्स एल। तो ये वोल्टेज हमने वी एल से शो की है, जो ओ से बी तक शो की गई है। तो ओ से बी की जो वोल्टेज है वो है वी एल। और ये देखो वी एल जो है वो करंट से 90 एंगल से आगे चल रही है। तो यहाँ वी आर और करंट दोनों की डायरेक्शन मैंने सेम शो की है, क्योंकि रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होती है और करंट सेम फेज में होते हैं। तो इसी लाइन के ऊपर वी आर भी है और आई नॉट भी है, लेकिन वी एल जो है वो परपेंडिकुलर इस साइड है, वाई डायरेक्शन में। ये जो नीचे की तरफ हमने वोल्टेज शो की है ओ से सी पॉइंट तक, वो है वी सी, क्योंकि हमें पता है कि कैपेसिटर के केस में जो वोल्टेज होती है वो करंट से पीछे चलती है। तो करंट तो मैंने फिक्स शो कर दिया, तो वी सी वोल्टेज को मैंने नीचे शो कर दिया। तो अब ये फेज डिफरेंस मैंने 90 दिखा दिया। ओवरऑल मैंने तीनों वोल्टेजेस यहाँ शो कर दी, लेकिन आप देख सकते हो कि जो वी एल वोल्टेज है ऊपर की तरफ है, वी सी वोल्टेज नीचे की तरफ है। तो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना हो गया, 180 का हो गया। अब आपको पता है ना कि दो वेक्टर्स में एक आगे की तरफ हो पीछे की तरफ हो, तो हम टोटल निकालते हैं तो हम उनको एक दूसरे में से माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने वी एल और वी सी का इफेक्टिव वोल्टेज निकाल लिया। तो हम अपनी तरफ से एज्यूम कर लेते हैं कि मान लेते हैं वी एल की वैल्यू वी सी से ज़्यादा है, तो दोनों का इफेक्टिव क्या होगा, वी एल माइनस वी सी। तो ये उससे छोटा पार्ट आ गया ओ बी डैश। तो ओ बी डैश किसके इक्वल है, वी एल माइनस वी सी। दूसरी वोल्टेज है वी आर। हमने निकालनी है टोटल वोल्टेज, तो हम इनका क्या कर देंगे, वेक्टर सम। इस वी आर वैक्टर को ऊपर शिफ्ट किया, वी एल माइनस वी सी को इधर शिफ्ट किया, पैरेललोग्राम को पूरा कर लिया। जो पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, इफेक्टिव वोल्टेज, ई नॉट वेक्टर, मतलब दोनों का जोड़। दोनों का समझ लो, तीनों का समझ लो, क्योंकि पहले हम दो का जोड़ निकाल चुके हैं, वी एल माइनस वी सी। फिर वी एल माइनस वी सी और वी आर का हमने टोटल इफेक्टिव वोल्टेज निकाल ली। अब टोटल इफेक्टिव वोल्टेज वी आर के साथ कितना एंगल बना रही है, फाई। ये फाई ही क्या है, फेज एंगल है। और फेज एंगल इस समय क्या शो हो रहा है हमारे डायग्राम में, कि जो ईएमएफ है ना वो करंट को लीड कर रहा है, आगे चल रहा है, कितने फेज से, 5 फेज से। ये सारा मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, वी एल की वैल्यू, वी सी की वैल्यू, इनकी डायरेक्शंस,
इन दोनों का फेज डिफरेंस 180, इफ़ेक्टिव वैल्यू निकल गई। फिर हमने पैरेललोग्राम पूरा किया और ई नोट निकाल लिया। अब ई नोट की वैल्यू निकालनी है क्योंकि यहाँ पर VL माइनस VC और VR में 90 का एंगल बन रहा है, तो पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हो। OK की वैल्यू क्या होगी, OA स्क्वायर प्लस OB डैश स्क्वायर। अब यहाँ OK किसको रिप्रेजेंट करेगा, E नोट को, OA VR को, OB डैश VL माइनस VC को। वैल्यूज़ पुट कर दो, I नोट इंटू R के रूप में लिख दिया, इसको I नोट इंटू XL, VC को I नोट इंटू XC। I नोट सब में कॉमन आ रहा है, I नोट स्क्वायर आया कॉमन तो, लेकिन ब्रैकेट से बाहर आके वो I नोट हो गया। अब ये वैल्यू आ गई अंदर हमारे अंडर रूट के अंदर। आई नोट को हम ई नोट के अंडर ले आए, नीचे ले आए, तो ई नोट बाय आई नोट इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर का अंडर रूट। ई नोट बाय आई नोट वोल्टेज अपॉन करंट तो रेजिस्टेंस होता है, लेकिन इसको हमने नाम दिया इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। एक तरह से जब सीरीज RLC सर्किट यूज़ करते हैं तो टोटल जो भी रेजिस्टेंस आता है उसको रेजिस्टेंस ना कह के हम क्या नाम देते हैं, इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंस का फॉर्मूला क्या आ गया, आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर का अंडर रूट। आर क्या है, रेजिस्टेंस, ये है इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये है आपकी कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो इफ़ेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ RLC सीरीज सर्किट, उसी को हम क्या कहते हैं, इम्पीडेंस कहते हैं। अब हमें फेज़ एंगल निकालना है, फाई एंगल निकालना है, तो हमने अपने डायग्राम में से टेंजेंट फाई निकाल लिया। टेंजेंट फाई किसके इक्वल है, AK को OA से डिवाइड कर दो। A के साइड डायग्राम में देखें, फेजर डायग्राम में, तो OB डैश के इक्वल है, तो OB डैश किसके इक्वल है, VL माइनस VC, और OA VR के इक्वल है। तो हमने इनकी वैल्यूज़ पुट कर दी आई नोट की फॉर्म में। आई नोट कॉमन आ गया, ऊपर नीचे आई नोट से आई नोट कैंसिल हो गया, तो टेंजेंट फाई किसके इक्वल आ गया, XL माइनस XC अपॉन R। तो यहाँ पर जो फाई एंगल है उसमें डायग्राम में जो शो हो रहा है वो क्या शो कर रहा है कि जो EMF है वो करंट को लीड कर रहा है। तो हम अपनी तरफ से एक इक्वेशन बना सकते हैं कि EMF की इक्वेशन हमारे पास क्या बनी, E इज इक्वल टू E नॉट साइन ऑफ ओमेगा t प्लस फाई। अब यहाँ तीन केसेस अराइज हो सकते हैं कि अगर XL और XC दोनों सेम हो जाएं, तो आप इस इक्वेशन में देख सकते हो टेंजेंट ऑफ फाई किसके इक्वल हो जाएगा, 0। तो फाई की वैल्यू क्या हो गई, 0। वोल्टेज और करंट सेम फेज में हो गए, मीन्स जो करंट और वोल्टेज में चेंजेस आ रहे हैं वो सेम है। ऐसे सर्किट को हम क्या कहते हैं, नॉन इंडक्टिव सर्किट। जब XL की वैल्यू XC से ज़्यादा होती है तब टेंजेंट फाई क्या आता है, पॉजिटिव, मतलब फाई एंगल ऊपर की तरफ आता है। तो इससे क्लियर हो गया कि वोल्टेज करंट को लीड कर रही है। तो वोल्टेज कब करती है करंट को लीड, जब इंडक्टर डोमिनेट करता है। इसका मतलब इस केस में इंडक्टर का प्रभाव कैसा है, डोमिनेटिंग है, प्रभावशाली है इंडक्टर। अगर तीनों ही एलिमेंट लगे हुए हैं और XC की वैल्यू XL से ज़्यादा है तब टेंजेंट फाई क्या आएगा, नेगेटिव। यहाँ देखो XC बड़ा हो XL छोटा हो तो टेंजेंट फाई आएगा नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब फाई की वैल्यू नीचे की तरफ होगी ग्राफ में, तो नीचे की तरफ होने का मतलब अब वोल्टेज जो है वो करंट के पीछे चलेगी, या करंट वोल्टेज से फाई एंगल से लीड करेगा। तो ऐसे सर्किट्स में कौन डोमिनेटिंग है, कैपेसिटर का प्रभाव डोमिनेटिंग रहेगा।